खातिन और हज़रात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुश आमदीद। खातिन और हज़रात, आज का जो प्रोग्राम है ये ट्यूटोरियल बेस्ड होगा, जो कि पार्ट सेकंड होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन में हमने नॉन जुडिशल चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें थी, जिसमें हमारे क्लीन एंड ग्रीन एटमोसफेयर के रिलेटेड से जो आर्टिकल्स थे उन पे हमने बात की थी। इसी तरह हमने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की थी, और के डिफरेंट आर्टिकल्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको डिस्कस किया था। इसी तरीके से और तरह की जो रिबा से रिलेटेड चीज़ें थी, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स थे, उनको डिस्कशन में लाए थे। अब हम जो पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे वो जुडिशल बेस्ड होगा, यानी जो मेन है इस वक्त इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मेन पार्ट है, यानी जो मेन कंपोनेंट है, जो जुडिशरी रिलेटेड अमेंडमेंट्स आई हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनके ऊपर अपना फीडबैक आपका आपके सामने अपना फीडबैक रखूंगा। तो हम चलते हैं वन बाय वन डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो अमेंडमेंट है जुडिशरी से रिलेटेड वो है अमेंडमेंट इन आर्टिकल 175A। One in clause one, after the expression Sharia court, the expression and for performance evaluation of the judges of the High Court shall be inserted. Two, for clause two, the following shall be substituted, namely, for the appointment of the judges of the Supreme Court, the commission shall consist of Chief Justice, Chairman, three more senior judges of the Supreme Court members, most senior judge of the Constitutional Benches member, Federal Minister for Law and Justice member, Attorney General for Pakistan member। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली जो जजेस की अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी इवेल्युएशन है परफॉर्मेंस की, और सारा जो जो उनके एक्सप्रेशंस हैं और सारा कुछ उनको जो इवेलुएट करेगा एक कमीशन बनेगा, जिनके अंदर जिनकी जो कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कस किया गया। पहले जो जुडिशियल कॉम्पोजिशन थी 175 ए के तहत जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो जो कमीशन था वो ऑलमोस्ट 9 मेंबर्स पे था। लेकिन इस दफा जो इस अमेंडमेंट के बाद जो कमीशन में तब्दीली की गई है वो बेसिकली मेंबर्स जो है बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस चेयरमैन है, थ्री मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स हैं, मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मेंबर है, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस मेंबर, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इसके मेंबर है। इसी तरीके से an advocate not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by Pakistan Bar Council for a term of 2 years। इसी तरीके से जो एडवोकेट होगा, ये पिछली जो कमीशन था उसके अंदर भी एक एडवोकेट रखा गया था, जिनका जो टोटल एक्सपीरियंस होगा वो 15 years ऑफ प्रैक्टिस होगी, और उनको नॉमिनेट करेगी पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर टर्म ऑफ 2 years। टू मेंबर्स फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड सेनेट ईच, टोटल 4 मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐड की गई है, जो इससे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कह रहा हूँ वो उसमें नहीं थी। जो कमीशन था जो अपॉइंटमेंट करता था जजेस की और एवेल्युएशन करता था, उसमें पार्लियामेंट्री साइड नहीं थी, पार्लियामेंट से कोई मेंबर्स नहीं थे। लेकिन इस दफा हम ये देखते हैं कि इसमें ये चीज़ ऐड की गई है, टू मेंबर्स फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड सेनेट ईच, टोटल 4 मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट, यानी 2 मेंबर्स नेशनल असेंबली से लिए जाएंगे और 2 मेंबर्स सेनेट से लिए जाएंगे। 1 मेंबर फ्रॉम ट्रेजरी बेंचेस, जो 2 मेंबर्स नेशनल असेंबली से लिए जाएंगे उनमें से एक ट्रेजरी बेंचेस से होगा, एक ऑपोजिशन से होगा नेशनल असेंबली में। इसी तरह जो 2 मेंबर सेनेट से लिए जाएंगे उनमें से एक ट्रेजरी बेंच से होगा और एक ऑपोजिशन से होगा। नॉमिनेशन फॉर ट्रेजरी बेंचेस शैल बी मेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नॉमिनेशन करेंगे ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स की, और फॉर ऑपोजिशन शैल बी नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यानी जो ऑपोजिशन मेंबर्स की होगी उनमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनके नॉमिनेशन करेगा। इफ नेशनल असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व, ऑल द 4 मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम सेनेट थ्रू अबव मेंशन मैनर फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अगर इन केस हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, और जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर उस वक्त नेशनल असेंबली इन प्लेस नहीं होती, तो सेनेट, क्योंकि इसको परमानेंट चैम्बर कहा जाता है, तो फिर वहां से मेंबर्स लिए जाएंगे सारे नेशनल असेंबली के। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऐड की गई है, अ वुमन और अ नॉन मुस्लिम other than the member of Majlis Shura Parliament who is qualified to be a member of the Senate to be nominated by the Speaker of Assembly for 2 years। इसमें एक मेंबर ऐड किया गया है, यानी एक वुमेन या नॉन मुस्लिम जो मजलिस शूरा का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी होगी कि वो मजलिस शूरा का हिस्सा बन सकती हो, तो वो
इसमें ऐड की जाएंगी। यानी मैं इसको और फिर एक्सप्लेन कर दूं कि ये पार्लियामेंट से नहीं होंगी, लेकिन इनकी जो क्वालिफाई, ये कोई आउटसाइडर होंगी या कोई भी होगा जिसको उसको क्वालिफाइड स्पीकर या असेंबली जो है वो कहीं से भी नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी वुमन को और नॉन मुस्लिम को। बस उसकी जो शर्त ये है कि वो क्वालिफाई करे उन कंडीशंस को जो मजलिस शुरा का मेंबर बनने के लिए या सेनेट का मेंबर बनने के लिए जरूरी। टोटल 15 मेंबर्स हैं कमीशन में, along with Chief Justice as chairman. If the senior most member of the constitutional bench is the Chief Justice or amongst the three senior most judges, then next judge in line of seniority shall be included as the member. हमने देखा था कि इस कमीशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज को भी मेंबर रखा गया, तो उसमें उन्होंने एक क्लॉज डाला है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वही मेंबर जो है वो चीफ जस्टिस होता है, तो फिर जो नेक्स्ट इन लाइन ऑफ सीनियोरिटी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस में, वो इसमें एज अ मेंबर आएगा। दिस कमीशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कमीशन व्हिच हैज बीन फॉर्मुलेटेड बिफोर दिस अमेंडमेंट। इसमें हमने पहले बात की कि जो पिछला कमीशन था वो इससे डिफरेंट था, उसमें 9 मेंबर्स थे, उसमें ज्यादातर जो थे वो जुडिशरी साइड के थे, लेकिन इसमें एग्जेक्टिव भी है और पार्लियामेंट्री भी है, पार्लियामेंट्री ब्रांच से भी लोग लिए गए। The previous commission was mainly represented by judiciary and executive, but this has parliamentary representation too. The Commission may make rules regulating its procedure, including the procedure and criteria for assessment, evaluation, and fitness for appointment of judges. इसमें हमने एक बात की कि ये कमीशन जो है रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा जजेस की इवैल्यूएशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए और असेसमेंट के लिए। द सेम वे constitutional benches shall be formulated in high courts where advocate having less than 15 years of practice in high courts shall be added as member of commission along with federal minister nominated by prime minister. इसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी बनेंगे और हाई कोर्ट के लेवल पे भी बनेंगे, और उसमें जो कमीशन को बनाएगा उसमें एक 15 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट के लिए किसी भी वकील की, जिसको नॉमिनेट करेगी बार, और फेडरल मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट करेगी प्राइम मिनिस्टर। इसको आगे जाके हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एट वन एंड इट सिक्योर्स पार्लियामेंट्री चेक एंड बैलेंस ऑन द जुडिशरी बॉडी, बट द ऑन द अदर and it compromises the concept of independence and judiciary ensured by the preamble of the constitution। जिस तरह हमने बात की कि जब हम ये पूरी जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन देखते हैं कि इसमें पार्लियामेंट्री साइड भी है, इसमें एग्जेक्टिव भी है, लेकिन इसमें जुडिशरी साइड से भी है। एक तरह तो हमें ये लगता है कि एक चेक एंड बैलेंस का कानून है जो ज़्यादातर स्पेशली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में होता है, अमेरिका में है कि एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रखी गई है, इवन बरतानिया में भी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है जुडिशरी के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नजर आता है कि ये कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को भी कॉम्प्रोमाइज करता है, जिसको प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया हुआ है, जो बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन की उस कि ये जिस तरीके से नॉमिनेशन होती हैं जो हो रही हैं उस कमीशन के तहत, जिस तरह पार्लियामेंट्री और एग्जेक्टिव कंट्रोल है जुडिशरी पे इस 26 अमेंडमेंट के बाद, तो वो चीज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करती है। The Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee having proportional representation of the political parties based on their total strength in the parliament. 8 members from the National Assembly and 4 from Senate. If and National Assembly stands dissolved, all members from Senate decision will be made through two-third majority of the members. The parliamentary committee shall nominate Chief Justice among the three most senior judges of the Supreme Court. If the nominees declines a judge among the remaining two shall be considered and nominated. While if the nominated one also declines, then the next senior most judge, if he is not among the three senior most judges, shall be considered and nominated. 26 अमेंडमेंट में एक और नई चीज ऐड की गई है कि पहले कानून ये था या पहले प्रेसिडेंट ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बन जाता अपने टेन्योर के टाइम में, विद बाय वे ऑफिस और हर टेन्योर वो खुद ब खुद एलिवेट होकर चीफ जस्टिस बन जाता। लेकिन 26 अमेंडमेंट ने एक इसको नॉमिनेशन का कानून लेके आए कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल स्ट्रेंथ इन द पार्लियामेंट। मतलब जितनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होगी पार्लियामेंट के अंदर, उसके मुताबिक उन सीटों के मुताबिक जिसकी जितनी ज्यादा सीटें होंगी उसको उतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी उस कमेटी के अंदर। वो कमेटी नॉमिनेट करेगी फर्स्ट 3 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक का नाम, और फिर वो जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा।
उस कमेटी के अंदर टोटल मेंबर्स होंगे 12, जिसमें 8 मेंबर्स होंगे नेशनल असेंबली से और 4 होंगे सेनेट से। और अगर सेनेट डिसॉल्व होती है, जैसे हम देखते हैं इलेक्शन जब होते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और उसमें सेनेट डिसॉल्व, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर तमाम मेंबर सेनेट से लिए जाएंगे। डिसीजन विल बी मेड थ्रू टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी 12 मेंबर्स की टू थर्ड मेजोरिटी फैसला करेगी कौन चीफ जस्टिस टीम में से बनेगा। The parliamentary committee shall nominate chief justice among the three most senior judges of the Supreme Court. जो फर्स्ट थ्री टॉप थ्री सीनियर जजेस होंगे उनमें से एक को चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट करेगी कमेटी। इफ द नॉमिनी डिक्लाइंस अ जज If the nominee declines, a judge among the remaining two shall be considered nominated. साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वो जिसको नॉमिनेट किया है वो डिक्लाइन कर देता है और माजत कर लेता है कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहता, तो जो बाकी दो हैं उनमें से किसी एक को नॉमिनेट कर दिया जाएगा, इसी तरह कंसिडर किया जाएगा और नॉमिनेट किया जाएगा। While if the nominated one also declines, then the next senior most judge, if he is not among the three most senior judges, shall be considered nominated. अच्छा, जिस तरह पहले ने डिक्लाइन किया है तो दो रह गए, उनमें से एक को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। अगर वो दूसरा भी नॉमिनेट होने के बाद अपने आप को माजत कर लेता है कि जी मैं को नहीं बनना चाहता चीफ जस्टिस, तो फिर एक रह जाएगा। इसीलिए उनमें से जो नेक्स्ट इन लाइन सीनियर मोस्ट जज होंगे दो, और उनको साथ मिला के किसी एक को फिर बना दिया जाएगा। यानी फर्स्ट थ्री जजेस थे, टॉप थ्री सीनियर मोस्ट जजेस, उसमें से एक को नॉमिनेट किया गया, उन्होंने माजत कर ली। उसके बाद दो पीछे रहे तो उनमें से किसी एक को किया, उसने भी माजत कर लिया, उन्होंने भी माजत कर ली, तो एक रह गया। अब क्योंकि एक रह गया तो उन्होंने कहा डायरेक्टली इसको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, तो उसके इन तीन के अलावा जो नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ होंगे उनको भी ऐड किया जाएगा इस एक के साथ, और फिर इन तीन में से किसी एक की सिलेक्शन की नॉमिनेट किया जाएगा उसको चीफ जस्टिस के। The committee shall send the name of the nominee to the Prime Minister, who shall send the name to the President for appointment. ये बिल्कुल इस तरह कमेटी प्राइम मिनिस्टर को नाम भेजेगी और नाम प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को नाम भेजेगा और अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाएगी। This new process of appointment replaces the rule of senior most judge appointed as Chief Justice. No criteria is given that how committee would decide the best among three or more. इसमें गैप एरिया ये भी है जिसको एड्रेस नहीं किया गया, तो क्राइटेरिया नहीं बनाया गया कि किस बुनियाद के ऊपर कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि इन तीनों में से ये बेहतर है इसलिए इसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं, या इन तीनों में से ये बेहतर नहीं है इसलिए हम इसको नॉमिनेट नहीं कर रहे। इसी तरह एग्जेक्टिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी थ्रू पीएम एंड मिनिस्टर्स, द कमेटी बाय मेजोरिटी ऑफ नॉन the committee by the majority of not less than two-thirds of its total membership within 14 days prior to the retirement of the Chief Justice of Pakistan shall send the nomination as provided in clause 3। एक तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि एग्जेक्टिव का कंट्रोल है जुडिशरी को। देखें जो हिस्टोरिकल हम देखते हैं कि ये 47 से लेके इवन कायदे आज़म के अगर आप 14 पॉइंट से पढ़े तो उसमें एक बहुत बड़ा नुकता ये था कि अदलिया को इंतजामिया से अलहदा किया जाएगा, यानी जुडिशरी जो होगी वो एग्जेक्टिव से अलहदा होगी। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ रखी कि अभी तो जुडिशरी एग्जेक्टिव का हिस्सा है, लेकिन 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर्स जो है जुडिशरी एग्जेक्टिव से अलहदा हो जाएगी। उसकी वजह ये थी कि अगर जुडिशरी एग्जेक्टिव के कंट्रोल में रहती है तो जो कैनन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है और उस बुनियाद पर जस्टिस कॉम्प्रोमाइज होता है। इसीलिए ये असूल राइज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिख दिया गया था दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, किससे इंडिपेंडेंस? एग्जेक्टिव से इंडिपेंडेंस। लेकिन इस अमेंडमेंट में हम ये देखते हैं कि जिस तरह नॉमिनेशन जुडिशरी के अंदर चीफ जस्टिस की जा रही है उसमें एक एग्जेक्टिव कंट्रोल है थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स। हम क्योंकि जो उस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट साइड से लोग आए हैं वो ज़्यादातर मिनिस्टर्स हैं, तो हम देखते हैं वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कम कर रहे हैं, एग्जेक्टिव की नुमाइंदगी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से भी एक एग्जेक्टिव कंट्रोल हमें नजर आता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिखी गई है कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के से 14 दिन कबल ये प्रोसेस शुरू होगा नेक्स्ट चीफ जस्टिस का, और उसमें टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर विद इन 14 days प्रायर टू द रिटायरमेंट शैल सेंड द नॉमिनेशन एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 3। No action or decision taken by the Commission or the committee shall be invalid or called in question only in the ground of existence of vacancy therein or of the absence of any member permitting thereof.
इसमें लिखा गया है कि इम्यूनिटी दे दी गई है कि इस बुनियाद के ऊपर कि कोई मेंबर कम था कमेटी में जिसने फैसला किया, और जो टोटल मेंबर्स थे उससे किसी तादाद कम थी, इस बुनियाद पे उसके फैसले को चैलेंज कहीं नहीं किया जाएगा। द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी शैल बी हेल्ड इन कैमरा एंड द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी मेंटेन, कि जो मीटिंग को कमेटी होगी कमेटी की वो इन कैमरा होगी, और वो पब्लिक में डोमेन में नहीं होगी, और उसके मिनट्स या रिकॉर्डिंग्स उसकी मेंटेन की जाएगी। The provision of Article 68 shall not apply to the proceedings of the committee. आर्टिकल 68 कहता है कि जो बात पार्लियामेंट के अंदर हुई है, ये जो उसके उसको एक खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल है, यानी ये प्रिविलेज मोशन है पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई ऐसी बात, किसी बात को चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट के अंदर, तो उनका ये प्रोविजन जो है इस प्रोसीडिंग्स में नहीं लगता। The committee may make rules for regulating its procedure. The commission may make rules regulating its procedure, including the procedure and criteria for assessment, evaluation, and fitness of one appointment of judges. Qualification of a judge for the appointment of Supreme Court. ये अब जज की क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 177 की अमेंडमेंट में। उसमें जो है लिखा है कि ही must be a citizen of Pakistan, has for a period or for period aggregating not less than 5 years been a judge of a high court, or has for a period of not less than 15 years been an advocate of high court and is an advocate of the Supreme Court. इससे पहले आज हमने देखते थे कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की शर्त उस तरीके से नहीं थी, डुअल नेशनैलिटी के ऊपर भी जजेस आ रहे थे, तो शायद ये चीज़ जो है ख़त्म की गई है 26th अमेंडमेंट के अंदर, और इसको बाइंडिंग कर दिया गया है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते। Provided that the term of the Chief Justice of Pakistan shall be 3 years, or unless he sooner resigns or attains the age of 65 years, or is removed from his office in accordance with the Constitution, whichever is early. Provided further that Chief Justice of Pakistan, on completion his term of 3 years, shall stand retired, notwithstanding his age of superannuation. This amendment fixes a tenure of Chief Justice that was not in the Constitution before. अब ये 26 अमेंडमेंट में एक नई चीज़ ऐड की गई थी कि पहले जो टर्म थी चीफ जस्टिस की वो फिक्स नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक चीफ जस्टिस अपने बाय वे ऑफ सीनियोरिटी बना, उन्होंने जब रिटायर होना था तब वही एज, उतना ही टेन्योर काउंट होता। अगर एक 64 ईयर्स में बना है तो अगर वो 65 में रिटायर हो रहा है तो वो 1 साल होगा। अगर वो 65 ईयर्स अपने रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले चीफ जस्टिस बना है तो जो रिटायरमेंट तक उनके महीने बनेंगे वही टोटल टेन्योर काउंट। इस अमेंडमेंट ने टेन्योर को फिक्स कर दिया है कि 3 साल जो है the term of Chief Justice shall be 3 years, or unless he sooner resigns or attains the age of 65 years or is removed from his office in accordance with the Constitution, whichever is earlier. कि या तो टेन्योर 3 साल होगा या रिटायरमेंट एज तक। इससे पहले सिर्फ रिटायरमेंट एज तक होता था टेन्योर, लेकिन इस दफा एक क्लॉज ऐड कर दिया गया है कि नहीं, 3 साल, अगर एक शख्स की उम्र एज 4 साल पड़ी है जब वो चीफ जस्टिस होगा बनेगा, और उसकी वो जो है रिटायरमेंट एज जो है वो 4 या 5 साल पड़ी है, तो वो 3 साल के लिए तो चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद जो है वो फिर रिटायर कंसिडर होगी। Provided further that Chief Justice of Pakistan completion its term of 3 years shall stand retired notwithstanding his age of superannuation. उसमें एक और चीज़ ऐड की गई कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, वो उनकी रिटायरमेंट की उम्र 4 साल, लेकिन उनकी जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो 3 साल है, तो वो 3 साल पूरे करने के बाद ही रिटायर हो जाए, वो फिर 1 साल फर्दर नहीं एक्सटेंड करेंगे। और क्योंकि उनकी चीफ जस्टिस इस दी एपिटॉम या एक बिल्कुल एक सबसे बड़ा होता है, तो उसके बाद वो अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो सुपर वेट कंसिडर किए जाएंगे और 3 साल पूरे करने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। Amendment in Article 184 provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction to make the declaration on its own or in the nature of suo motu exercise jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause, limit the scope of suo motu power. Supreme Court इस अमेंडमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर को, जो सो मोटो पावर है, उसको रेगुलेट और उसको थोड़ा लिमिट किया गया है, और उसकी कुछ हदबंदी तय की गई है। उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जब सो मोटो पावर में अपनी जुरिस्डिक्शन का ख्याल करके, यानी अपनी जो लिमिट्स हैं उसका ख्याल करके आउटराइटली कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर देगी कि जो उनकी जुरिस्डिक्शन में या उस कंटेंट में नहीं है जो एप्लीकेशन में मांगा ही नहीं गया। मिसाल के तौर पे अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने के पास एक केस आया है जिसके अंदर कुछ प्ले किया गया है कि मुझे कोई प्ली ली गई,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं करना जो सुओ मोटो में जो वो रिलीफ दे दिया जाए जो उस प्ली में मांगा ही नहीं गया। लिहाजा उसके लिए उनको सो मोटो की जो पावर को एक्सरसाइज करना है वो इस तरह करना है कि वो बियॉन्ड द कंटेंट मत जाएं उस एप्लीकेशन में। जो चीज़ एप्लीकेशन में मांगी हुई है, जो चीज़ प्ली की गई है, वही मिले। सो मोटो में ही फैसला होगा। Amendment in Article 185. In the Constitution, in Article in Clause 185 and Clause 2 in paragraph D, for the word 50,000, the word 1 million shall be substituted. इसमें कोर्ट फीस बढ़ाई गई है 50,000 से 1 million। Power of Supreme Court to transfer cases, substitution in Article 186A. The Supreme Court may, if it considers expedient to do so in the interest of justice, transfer any case, appeal, or other proceedings pending before any high court to any other high or to itself. रीड आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 जो ओरिजिनल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी ट्रांसफर केसेस की, वो हाई कोर्ट के केसेस के हद तक थी कि वो हाई कोर्ट के केसेस भी ट्रांसफर कर सकते हैं या वो किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई। लेकिन इसमें ये लिखा गया कि जो केस सुप्रीम कोर्ट के अपने पास भी होगा वो भी उसमें वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और टू इटसेल्फ को ऐड किया गया है इसके अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस भी किसी दूसरे की अदालतों में ट्रांसफर कर सकते हैं। Amendment in Article 187 in the Constitution, Article 187, Clause 1, for full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that no order under this clause shall be passed otherwise than in pursuance of any jurisdiction vested in and exercised by the Supreme Court. Limit the concept and scope of complete justice. ये बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कंप्लीट जस्टिस की, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस ऐसा आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखते कि मेरिट ऑफ द केसेस, फैक्ट्स ऑफ द केसेस, लॉ ऑफ द केसेस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आई आई हुई, या उस एप्लीकेंट ने या जो भी केस आया उसमें वो डायरेक्टली उसने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कंप्लीट जस्टिस के नाम पे वो कोई ऐसी चीज भी कर सकती है जो प्ली में तो डिमांड नहीं की गई, प्ली में तो नहीं मांगी गई, लेकिन वो समझती है कि जस्टिस इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि एप्लीकेशन को कंप्लीटली देखा जाए। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस पिछले जो हुआ वो रिजर्व सीट्स का केस था, कि जो सुन्नी थाट काउंसिल और पीटीआई का केस था अगेंस्ट अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन के, उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। रिजर्व सीट्स किन को मिलनी चाहिए, पीटीआई एज अ पार्टी मिलनी चाहिए या सुन्नी थाट काउंसिल एज अ पार्टी मिलनी चाहिए। तो उसमें जो 8 मेंबर्स बेंच ने डिटेल में फैसला किया, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस की बुनियाद पे फैसला किया गया, जिसमें जो एतराज उठा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दे दिया जो डिमांड ही नहीं किया गया, तो उसको इस बुनियाद के ऊपर इसके स्कोप को लिमिट किया गया है कि रिलीफ वो मिले या डिसीजन वो हो जिसके जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता हो, जो वो और वो हो जो डिमांड किया गया, जो प्ली किया गया, उस स्कोप से बाहर ना जाए। इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 191 ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम, ये बेसिकली आर्टिकल 191 में एक अमेंडमेंट की गई जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में बनाए गए। देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट comprising such judges of the Supreme Court and for such term as may be nominated determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. Provided that the constitutional bench may comprise equal numbers of judges from each province, यानी हर province से constitutional benches के अंदर हर province से equal judges होंगे। The most senior judge amongst the judges nominated under clause 1 shall be most senior judge of the constitutional bench. जो constitutional bench के जितने members होंगे उनमें जो senior most judge होगा उसको senior judge of the constitutional bench कहा जाएगा। No bench of the Supreme Court other than the constitutional bench shall exercise following jurisdictions vested in the Supreme Court, namely सुप्रीम, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो पहले इस अमेंडमेंट से पहले जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो एक्सरसाइज करेगा। वो क्या क्या जुरिस्डिक्शन? ए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184। 184 के नीचे जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की, अब वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब उसको एक्सरसाइज करेगा। Appellate jurisdiction of the Supreme Court under Clause 3 of 180 of Article 185, where a judgment or order of a High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution. And advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 186.
एपलेट जुरिस्डिक्शन जो थी सुप्रीम कोर्ट की, यानी कोई भी केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट आता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा। आर्टिकल में 185। इंटरप्रिटेशन का जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट के पास, अब वो भी खत्म होकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चली जाएगी। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो थी आर्टिकल 186, अंडर आर्टिकल 186 जो सुप्रीम कोर्ट के पास थी, अब वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चली जाएगी। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज 3, a bench consisting of not less than 5 judges to be nominated by a committee comprising the senior most judge of the constitutional benches and two more senior judges from the amongst the judges nominated under clause 1 shall hear and dispose of the matters. अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द जो पावर है, जो इंटरप्रिटेशन की जुरिस्डिक्शन है, उसको किस तरह एक्सरसाइज किया जाएगा उसका तरीका बताया कि एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 7 मेंबर्स पे है, लेकिन उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन के लिए मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। वो 5 जजेस कौन नॉमिनेट करेगा, उसमें उनका एक कमेटी बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, जिसमें सीनियर मोस्ट जज होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से और टू मोस्ट सीनियर जजेस अमंगस दी जजेस नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज 1। जो क्लॉज 1 नॉमिनेट यानी जुडिशियल कमीशन जिनको नॉमिनेट करेगा, वो हेयर एंड डिस्पोज ऑफ सच मैटर्स। All petitions, appeals, or review application against judgment rendered or passed to which clause 3 applies pending or held in the Supreme Court prior to the commencement of the Constitution 26th Amendment forthwith stand transferred to the constitutional benches and shall only be here decided by benches। कि जितने भी अब मैटर्स इस 26 अमेंडमेंट के बाद जितने भी मैटर्स अब सुप्रीम कोर्ट में थे, जो अब 26 अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे, तो वो सारे मैटर्स अब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। Notwithstanding anything contained in the Constitution but subject to law, the judges nominated under Clause 1 may make rules regulating and practice and procedure of constitutional। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स वगैरह होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अपने खुद जजेस, खुद जो जजेस नॉमिनेट किए जाएंगे वो बनाएंगे। द मेजर क्रिटिसिज्म ऑन दिस इंसर्शन दैट it undermines the independence of judiciary ensured by the constitution and article 190। देखिए, ये बेसिकली ये समझ लें एक बोन ऑफ कंटेंशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो वेदर सुप्रीम कोर्ट भी हमें नजर आती है, फिर जितने भी जूरिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर एतराज उठाते हैं कि जो ये बेंचेस बनते हैं ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत बनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स को आर्टिकल 191 के नीचे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इम्यूनिटी दी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स होंगे वो जुडिशरी खुद बनाएगी, वो आउटसाइड कोई कहीं से इस पे मुदाखलत नहीं हो सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जुडिशियल कमीशन बनाएगा जिसके अंदर एग्जेक्टिव भी होगी, पार्लियामेंट भी होगी, तो ये डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 190। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो ये आर्टिकल 191 की मंशा है। यानी इसकी जो लेटर एंड स्पिरिट में ये है कि अगर आप गवर्नमेंट समझती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कैसे होंगे, उनमें किस तरह के जजेस होंगे, कैसे कितने जजेस होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट खुद तय करे। बिकॉज आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ऑल एंड ऑल जुडिशरी खुद, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर होनी चाहिए और रूल्स जो हैं वो जुडिशरी खुद बनाए। और ये जितने भी बेंचेस बनते हैं ये रूल सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत। इस पे जो एक बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म आता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है बनाना, वो जुरिस्डिक्शन या वो पावर अब एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है, तो ये डायरेक्ट वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम ये देखते हैं बेंचेस आर फॉर्म्ड अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज sole authority to frame rules as per the judgment passed by the full bench in practice and procedure act केस। और हम ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में देख चुके कि फुल कोर्ट ने यही फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाना फुल कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का काम। इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर एक आजकल केस चल रहा है कि जिसके अंदर यही सवाल उठाया गया है थ्री मेंबर थ्री मेंबर्स जजेस की तरफ से कि क्या आर्टिकल 191 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्कोप कम किया जा सकता है, और क्या जो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 191 की पावर है वो कोई दूसरा ऑर्गन यानी एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है। तो ये केस आज भी अंडर डिस्कशन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये उसकी फाइंडिंग्स थी फुल कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट के। प्रोसीजर प्रोसीजर से मुराद रूल्स हैं और रूल्स के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनते हैं।
Amendment in Article 193, qualification for the judge of a high court. He, she must be a citizen of Pakistan, not less than 40 years of age. He or she has for a period of not less than 10 years been an advocate of high court. He, she has for a period of not less than 10 years held a judicial office in Pakistan. Read Article 193 in computing the period during which a person has been an advocate of high court or has held judicial office. There shall be included any period during which he has judicial office. Amendment in Article 199. For the removal of doubt, the High Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise jurisdiction beyond the contents of any application filed under क्लॉज वन। अच्छा, ये अंडर क्लॉज वन आपको पता है कि जो हाई कोर्ट के पास पांच किस्म की रिट जुरिस्डिक्शंस होती हैं जो इन्वोक होती हैं, कोवरेंटो की है, सर्शरारी की है, इसी तरह हेबियस कॉपस की है, और प्रोहिबिशन की है, और एक और है। वो मेरे से इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रही। पांच रिट्स हैं जो इंश्योर होती हैं जिसके तहत सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर कि जब भी कोई इस तरह की वायलेशन करे स्टेट जो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, तो आप उसके लिए रिलीफ के लिए रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। उसके लिए कहा गया है कि ये जो रिट पिटिशंस दायर होंगे इसके अंदर ऑर्डर पास करते हुए हाई कोर्ट ने ये देखना है कि हाई कोर्ट शैल नॉट मेक एन ऑर्डर और गिव डायरेक्शन और मेक अ डिक्लेरेशन ऑन इट्स ओन और इन द नेचर ऑफ सो मोटो एक्सरसाइज बियॉन्ड द कंटेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, कि वो चीज़ ऑर्डर पास करते हुए वो चीज़ ना रिलीफ दे दिया जाए जो कंटेंट में मांगा ही नहीं गया है, एप्लीकेशन में मांगा ही नहीं है, जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया वो दे दिया जाए। लिहाजा इसमें भी लिमिट को सो मोटो पावर के स्कोप को लिमिट किया गया हाई कोर्ट के लेवल पर। Constitutional benches and High Court insertion of Article 202A. There shall be constitutional benches of a High Court comprising such judges of a High Court and for such term as may be nominated or determined by the Judicial Commission of Pakistan as constituted under Clause 5 of Article 175A from time to time. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बने हैं और उसमें है कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी बनेंगे, और उसमें भी जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगा और वो टाइम टू टाइम इसको वेरी करता रहेगा। द मोस्ट सीनियर जज अमंग्स जजेस नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज शैल बी हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। No bench of the High Court other than the Constitutional Bench shall exercise jurisdiction vested in the High Court under subparagraph 1 of paragraph A and paragraph C of clause 1। जितनी भी writ jurisdictions हैं वो हाई कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो एक्सरसाइज करेगा। For the purpose of clause 1, a bench to be nominated by committee comprising the head of the constitutional benches and next two senior judges from amongst the judges nominated under clause 1 shall hear or dispose of such matters। इसी तरह जो क्लॉज 1 यानी रिट jurisdiction के इश्यूज होंगे उनको बेंच में कौन सुनेगा, इसके लिए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड हो कमेटी बनेगी जिसमें हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे और टू मोस्ट सीनियर जजेस होंगे जिनको क्लॉज 1 के तहत लगाए जो नॉमिनेट होंगे, और वो इस तरह के मैटर्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे और सुनेंगे। द आर्टिकल शेल केम इनटू फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बोथ हाउसेज ऑफ the Majlis Shura Parliament in joint sitting be a High Court, the respective provincial assembly through a resolution passed by a majority of the total membership in joint sitting or the respective provincial assembly as the cause B gave effect to provision of this article। अच्छा, ये जो हाई कोर्ट के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये हाई कोर्ट्स जो हैं ये इस्लामाबाद के अंदर भी हैं और तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर भी हैं, तो इसमें जहाँ तक तो इस्लामाबाद की हद तक हाई कोर्ट उसके लिए तो जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग जो है रेजोल्यूशन पास करेगी बेंचेस बन जाएंगे, हाई कोर्ट में बेंचेस बन जाएंगे। लेकिन जहाँ प्रोविंशियल लेवल पे लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट है, तो वहाँ प्रोविंशियल लेवल पे वहाँ की प्रोविंशियल असेंबली को रेजोल्यूशन पास करनी है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तो उस बुनियाद के ऊपर जो है फिर ये बेंचेस बन पाएंगे। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 203 सी एंड डी। Amendment in Article 203C Constitution in Article 203 in Clause 3 after the words High Court, the word or a judge in Federal Shariat Court qualified to be a judge of Supreme Court shall be इंसर्टेड। अच्छा, इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई थी कि कौन कौन से जज जो हैं उसके वो फेडरल शरीयत कोर्ट की में जा सकते हैं, बन सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। उसमें हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो अब उसमें लिख दिया गया कि फेडरल शरीयत कोर्ट का अपना जज भी क्वालिफाई है कि वो भी हेड बन सकता है शरीयत कोर्ट का। अमेंडमेंट आर्टिकल 203 डी इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2 इन द प्रोवाइजो
for the full stop and a colon shall be substituted, and thereafter the following new proviso shall be added, namely, provided further that the appeal against decision given after the commencement of 26th Amendment shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect unless suspended by the Supreme Court. इसके अंदर 12 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया, जो इससे पहले नहीं था, कि अगर उसको डिस्पोज ऑफ ना किया गया तो ये उसको फैसले को सस्पेंड किया समझा जाएगा इस 26th Amendment के बाद. In the Constitution, in Article 204, the word Supreme Court federal shall with the expression Supreme Court, the federal shall stamp High Court shall be substituted. सब्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 209, इसके अंदर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल थी उसके कुछ फंक्शंस को एलैबोरेट किया गया और कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एक्सप्लेन किया गया, जो इससे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, 26 अमेंडमेंट में हुआ है. The council shall consist of the Chief Justice of Pakistan, the next two most senior judges of the Supreme Court, and the next two most senior judges, senior Chief Justices of the High Courts. Total 5 members होंगे Supreme Judicial Council. उनमें से 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिसेस होंगे ऑफ द हाई कोर्ट्स. फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज द एंटर से seniority of the chief justice of the high court shall be determined with reference to their dates of appointment as chief justice, otherwise than as acting chief justice, and in case the dates of such appointments are the same with reference to their dates of appointment as judges of the high court. इसमें जो सीनियरिटी तय करने के लिए पहले ये देखा जाएगा 2 चीफ जस्टिस पे कि ये चीफ जस्टिस कब बने, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब थी और वो कब, उस लिहाज से अगर वो एक जैसी हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि ये जजेस ऑफ द हाई कोर्ट किस डेट को बने और उसके मुताबिक उनकी सीनियरिटी तय होगी. If at any time the council is inquiring into the capacity, efficiency, or conduct of a judge who is a member of the council or a member of the council is absent or is unable to act due, then if such member is the chief justice, judge of the Supreme Court, next and referred to paragraph B of clause 2, chief justice of the high court, the chief justice of another high court who is next in seniority among the chief justice of the remaining high court. If at any time the council is inquiring into the capacity, efficiency, or conduct whereas a member of the council or a member of the council is absent or is unable to act due to ill, then if such member is the chief justice or a judge of the Supreme Court, the judge of the Supreme Court who is next in seniority below the judges referred to in clause B and इसमें बेसिकली सीनियरिटी लाइन तय की गई है कि जिसके खिलाफ रेफरेंस होगा, अगर वो उस कमेटी में बैठा हुआ है तो जो नेक्स्ट इन लाइन होगा वो उसको हेड करेगा, अगर उनके सेकंड के खिलाफ रेफरेंस होगा जो थर्ड इन लाइन है वो उसको हेड करेगा. If for any information from any source or the report from the Commission under Clause 19, the Council or the President is of the opinion that the Judge of the Supreme Court or High Court may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or may be inefficient in the performance of the duties of his office, or may have been guilty of misconduct, the Council, in its own motion or in receipt of report from the Commission in the Clause 19 of the Article 175A, or on the matter or on the direction the President shall inquire into the matter. अगर कमीशन को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो केपेबल नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, और वो फिजिकल और मेंटली इनकैपेसिटेट है, इफिशिएंट है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, और वो मिसकंडक्ट का हामिल हुआ है किसी केस में, तो कौंसल ऑन इट्स ओन या तो वो खुद भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, या अगर उसको कोई रिपोर्ट ऐसी मिलती है जिसमें कमीशन क्लॉज 90 का और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल इंक्वायर इनटू द मैटर, तो वो मैटर को इंक्वायर कर सकती है, अपने तौर पे भी कर सकती है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे भी कर सकती है, या उसको कोई रिपोर्ट मिलती है कमीशन से कि इस मैटर को इंक्वायर किया जाए तो कर वो इसको इंक्वायर कर सकती है. If after inquiring into the matter without unnecessary delay and in case of report or direction, the clause 5 within 6 months, the council report to the president if it is of the opinion. अच्छा, इसके जब मैटर इंक्वायरी का टेन्योर भी फिक्स कर दिया गया कि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है ना ये रिपोर्ट कंप्लीट की जाएगी और प्रेसिडेंट को भेजी जाएगी. The council reports to the president that if it is of the opinion that judge is incapable of performing the duties of his office or is found inefficient in performance of duties of his office or has been guilty of misconduct and he should be removed from office, the president may remove the judge from the office. इसमें उन्होंने फर्दर एलेबोरेट किया है कि अगर इंक्वायरी में ये चीज़ स्टैंड कर जाती है कि जो जज है वो इनकेपेबल है, अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, उसको
तो और उसको रिकमेंड कर देती है कि इसको रिमूव किया जाए ऑफिस से, तो प्रेसिडेंट में रिमूव द जज फ्रॉम द ऑफिस। A judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be removed from office as except as provided by this article. The Council shall issue a code of conduct to be observed by the judges of the Supreme Court and the High Court. Subject to the rules made by the Council, there shall be a secretariat of the Council to be headed by a secretary and shall include such as the office and staff as may be necessary. Elaborate the process of judicial commission that was not. A judge of the Supreme Court or a High Court shall not be removed from the office except as provided by this article. कोई भी जो भी जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का होगा, वो इस प्रोसेस के तहत ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिमूव होगा, और उसके अलावा और किसी तरीके से उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस काउंसिल को एम्पावर किया गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के। इसके अलावा रूल्स मेड बाय द काउंसिल, देयर शैल बी सेक्रेटेरिएट ऑफ द काउंसिल, एक सेक्रेटेरिएट भी बनाई गई है काउंसिल की, जिसको हेड करेगा सेक्रेटरी, एंड शैल इंक्लूड सच अदर ऑफिसर एंड स्टाफ एज मे बी नेसेसरी। जो लॉजिस्टिकल काम जरूरी होंगे इस काउंसिल के लिए, उसको एक सेक्रेटेरिएट दिया जाएगा जिसको सेक्रेटरी हेड करना। बेसिकली ये प्रोसेस जो है ये एलेबोरेट किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसको डिटेल किया गया है इस अमेंडमेंट में, जो उससे पहले इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो खातिन हज़रात, ये है कंक्लूजन। आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह क्या अमेंडमेंट्स हैं जो जुडिशरी से रिलेटेड थी, और कौन कौन सी चीज़ें थी जो प्रोडक्टिव थी, और कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमें लगता है कि एक बैरियर था जिसने जुडिशरी के अंदर से, या जुडिशरी का जो मेन स्पिरिट है उनकी इंडिपेंडेंस को, और उनकी एक इंडिपेंडेंस के साथ साथ उनकी जो एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है उसको हिट किया है। तो आज हमने डिटेल से डिस्कस किया जुडिशियल ऑर्गन्स के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनके क्राइटेरिया क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएंगे कैसे बनाए जाएंगे, उनका रोल क्या होगा, हाई कोर्ट में कैसे बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनेंगे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अब कैसे काम करेंगे। तो ये है 26th अमेंडमेंट पार्ट टू। सबसे पहले इसके लिए माजरत, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मुझे पार्ट टू के साथ आना पड़ा। उसकी वजह ये है कि मेरी अपनी कुछ मसरूफियत थी, दूसरा मेरी हेल्थ इश्यूज थे, जिस वजह से मैं जल्दी पार्ट टू नहीं बना सका और इस पूरे एपिसोड को कंप्लीट नहीं कर सका। बट नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट दिस एपिसोड। और अब आज हमने पार्ट वन और पार्ट टू के साथ इस 26th अमेंडमेंट को बड़ा एलेबरेटिवली एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई गैप एरियाज हैं तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करें, अपने फीडबैक से आगाह करें, और बताएं कि आपको 26th अमेंडमेंट की कितनी समझ आई है, और आप इसको समझ किस एंगल से आप इसको देखते हैं। अब तक के लिए इजाज़त। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।